स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 2019 राजकुमार ओझा जी जौनपुर के कलेक्टरेट में 3 दिन का उपवास शुरू करते हैं। उनका मकसद था एक अलग पूर्वांचल राज्य की मांग को जोर देना। लेकिन क्यों? आज यूपी का ये ईस्टर्न रीजन विकास की राह देख रहा है और यूपी के दूसरे रीजन जैसे कि अवध या फिर रोहिलखंड की तुलना में यहाँ उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। फर्टाइल मिडिल गंगा प्लेन्स के बीचों बीच लोकेटेड होने के बावजूद पूर्वांचल आज तक पिछड़ेपन से बाहर नहीं निकल पाया है और इसीलिए पूर्वांचल राज्य गठन मोर्चा के कन्वेनर राजकुमार ओझा जी पूर्वांचल को अलग स्टेट बनाने की डिमांड कर रहे थे। तो दोस्तों, ये प्रश्न मेरे जहन में भी चल रहा है कि इस क्षेत्र में इतनी सारी खूबियां हैं जो इस रीजन को एक समृद्ध क्षेत्र बना सकती हैं। ये भूमि अपने उपजाऊ मिट्टी के लिए जानी जाती है जो खेती के लिए आदर्श है। वाराणसी, गोरखपुर और कुशीनगर जैसे शहरों में यहाँ का अद्भुत सांस्कृतिक और धार्मिक धन बिखरा पड़ा है और इन सब के बावजूद पूर्वांचल आज तक दूसरे क्षेत्रों की तरह विकसित नहीं हो पाया है। क्यों आज भी इसी क्षेत्र में लोएस्ट लिटरेसी रेट्स और हाईएस्ट पॉवर्टी रेट्स हैं? और क्यों यहाँ के लोगों को अपना गांव छोड़कर काम की तलाश में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों का रुख करना पड़ता है? आइए मिलकर इन सवालों के जवाब खोजते हैं। लेकिन इस प्रश्न का एक जवाब ऐसा है जो आप सभी को चकित कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक यूपीएससी GS2, GS3 और एसए के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखने की जरूरत है। दोस्तों, आपको आज से ही जुटना होगा, आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर क्रैक कर पाएं। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। और दोस्तों, इसीलिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखना होगा। कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी और डेली जुटकर लगना पड़ेगा। देखिए, ये एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर निकाल ले। और दोस्तों, इसीलिए आपको कमिटमेंट करने की जरूरत है। और जो लोग कमिटमेंट कर सकते हैं उनके लिए स्टडी IQ लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेकर आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको पर्सनल मेंटरशिप के द्वारा फुली सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ साथ हर क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग और MCQ प्रैक्टिस तो मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जो आपका बहुत टाइम सेव करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस एग्जाम को एक बार सीरियसली देकर देखना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन बैच है। तो दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप मेरे कोड RT Life का इस्तेमाल कर सकते हैं और दिए गए इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। पूर्वांचल यानी कि ईस्टर्न रीजन जो लार्जर भोजपुरी स्पीकिंग एरिया का पार्ट है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है। ये नेपाल से नॉर्थ में, बिहार से ईस्ट में, झारखंड से साउथ ईस्ट में और उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से पश्चिम में अपनी सीमा साझा करता है। इस रीजन में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, संत कबीर नगर और बस्ती जैसे जिले आपको देखने को मिलते हैं। और शिवनगरी काशी यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। ये क्षेत्र मिडिल गंगा प्लेन्स का पार्ट है और इसलिए यहाँ आपको उपजाऊ जलौध यानी कि एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। गंगा मैया के साथ साथ यहाँ आपको गोमती जी, सरयू जी यानी कि घाघरा और राप्ती जैसी मेजर रिवर्स देखने को मिलती हैं। हिस्टोरिकली देखें तो पूर्वांचल का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। वैदिक युग में यह क्षेत्र कोसाल राज्य का हिस्सा था और बौद्ध धर्म के परासर के समय यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। कुशीनगर जैसे स्थानों पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। मौर्यन, गुप्ता और मुगल साम्राज्य के दौरान ये क्षेत्र राजनीति और व्यापार का एक केंद्र रहा। ब्रिटिश काल में ये यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा था और आजादी के आंदोलन में इसका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। आजादी के बाद ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। लेकिन दोस्तों, अगर आज का हम मैप देखें तो कनेक्टिविटी के मामले में पूर्वांचल हमें काफी समृद्ध दिखाई पड़ता है। यहाँ से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो नेशनल हाईवे 19 जो ब्रज क्षेत्र में आगरा को कानपुर और प्रयाग से होते हुए वाराणसी को कनेक्ट करता है और आगे पटना और कोलकाता से। इसके अलावा नेशनल हाईवे 27 जो गुजरात के पोरबंदर से बस्ती,
खलीलाबाद, गोरखपुर, कुशीनगर जैसे जिलों को कनेक्ट करता है और आगे असम के सिलचर से। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे 35 और नेशनल हाईवे 31 यहाँ के दूसरे मेजर हाईवेज हैं और रिसेंटली में कंस्ट्रक्टेड 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र को स्टेट की राजधानी लखनऊ से भी कनेक्ट करता है। और दोस्तों, रोड नेटवर्क में समृद्ध होने के साथ साथ पूर्वांचल रेल नेटवर्क में भी काफी समृद्ध है। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का वाराणसी जंक्शन, जो इस रीजन का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, जो इस रीजन को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से जोड़ता है। गोरखपुर जंक्शन और मऊ जंक्शन इस पूर्वांचल को देश भर से अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं और आज इस रीजन में 90% से ज्यादा रेलवे लाइंस इलेक्ट्रीफाई भी हो चुकी है। साथ ही पूर्वांचल के कई एयरपोर्ट्स हैं जो कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाते हैं, जैसे वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये दोनों ही एयरपोर्ट्स इस रीजन के मेन एयरपोर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को केटर करते हैं। इसके साथ साथ नेशनल वाटरवे 1 भी पूर्वांचल के बीचों बीच से निकलता है और इस क्षेत्र को हल्दिया पोर्ट का डायरेक्ट एक्सेस प्रदान करता है। ट्रांसपोर्ट के विपरीत अगर हम इस क्षेत्र के एग्रीकल्चर की बात करें तो पूर्वांचल की मिट्टी एलुवियल है, जो खेती के लिए उपयुक्त तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ की नदियां इस मिट्टी को सींचती रहती हैं और इस रीजन को एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव बनाती हैं। तो इतने कल्चरली रिच रीजन में जिसकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है और जिस क्षेत्र को ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी है, क्यों आज पूर्वांचल इतना पिछड़ा हुआ है? दोस्तों, इस पिछड़ेपन के पीछे कई सारे रीजंस हैं, लेकिन एक रीजन ऐसा है जिसकी वजह से ये सारे के सारे रीजंस ओरिजिनेट हुए हैं। पूर्वांचल आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में दूसरे रीजन की तुलना में पीछे है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के हिसाब से पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल आउटपुट में सिर्फ 10% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है और बिना इंडस्ट्रीज के इस हाईली पॉपुलेटेड रीजन में लोगों को जॉब्स नहीं मिलती हैं और इसीलिए इस रीजन से देश के मेजर सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई में होती है यहाँ से ब्रेन ड्रेन, जो IOM की 2020 स्टडी कंफर्म भी करती है, जिसके हिसाब से आजमगढ़ और जौनपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट से अभी तक 30% से ज्यादा पॉपुलेशन माइग्रेट कर चुकी है। माइग्रेशन से इस रीजन का इकोनॉमिक और सोशल फैब्रिक भी इंपैक्ट होता है, जो विकास को और धीमा कर देता है और इसी के नतीजतन पूर्वांचल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी कमी दिखाई देती है। पूर्वांचल के कई नेशनल हाईवेज में लेन्स नैरो हैं और मेंटेनेंस का काम इनकम्प्लीट भी। नेशनल हाईवे 19 जो आगरा से वाराणसी को कनेक्ट करता है, उसमें कई जगह रोड्स की कंडीशन बहुत ही पुअर हैं। नेशनल हाईवे 28 जो गोरखपुर और बरौनी को कनेक्ट करता है, वहां भी प्रॉपर लेन्स और मेंटेनेंस का इशू है। ये हाईवेज प्रॉपर कनेक्टिविटी और फास्ट ट्रैवल का उपयोग नहीं कर पाते और इसीलिए ये हाईवेज इस रीजन को प्रॉपर कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन रिसेंटली इनॉग्रेटेड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है, एक गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन अभी ये बिल्कुल नया है और फ्यूचर में इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि फास्टर ट्रांसपोर्टेशन, रिड्यूस्ड ट्रैवल टाइम्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट। दोस्तों, रस्तों की तरह यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के मामले में भी पुराने और इनएफिशिएंट ग्रिड्स के कारण पावर कट्स कॉमन हैं। लोकल रोड्स और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर कंडीशंस में हैं, जो डेली लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल है यहाँ के किसान भाइयों का। देखिए, यहाँ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के चलते एवरेज लैंड होल्डिंग साइज 1 हेक्टेयर से कम है, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए काफी नहीं। नाबार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक स्मॉल लैंड होल्डिंग और फ्रैगमेंटेड एग्रीकल्चर रीजन की प्रोडक्टिविटी और फार्मर्स की इनकम को लिमिट करती है और रीसेंट टाइम में लिए गए इनिशिएटिव्स का रिजल्ट दिखाने में वक्त लगेगा। इसके अलावा इतनी बड़ी बड़ी नदियों के किनारे बसे होने की वजह से ये रीजन फ्लड प्रोन भी है। गोरखपुर और बलिया जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रीक्वेंट फ्लडिंग से 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं, जो एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक लॉसेस का कारण बनता है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फ्लड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज और डिस्प्लेसमेंट का मेजर कॉज है, जो रीजन की डेवलपमेंट को इंपैक्ट करती है। और कुछ ऐसा ही हाल हमें एजुकेशन और हेल्थ केयर का देखने को मिलता है। बहराइच और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट्स में लिटरेसी रेट्स नेशनल एवरेज 74.04% से भी काफी कम है। एजुकेशनल फैसिलिटीज की शॉर्टेज और क्वालिटी एजुकेशन की कमी से यह रीजन पीछे छूट गया है। यूनेस्को के डेटा के मुताबिक यहाँ के स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है, जो ओवरऑल लिटरेसी और एजुकेशन की क्वालिटी को इंपैक्ट करती हैं। इसके साथ साथ एंसेफेलाइटिस जैसी हेल्थ चैलेंजेस पूर्वांचल के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। 2023 के काइसर फैमिली फाउंडेशन रिपोर्ट के मुताबिक
कि डिजीजेस की वजह से कई लोग प्रभावित होते हैं और हेल्थ केयर फैसिलिटीज की कमी इन प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ाती हैं। क्या आप जानते हैं कि पूर्वांचल में डॉक्टर पेशेंट रेशियो 1:3442 है, जो कि यूपी के वेस्टर्न रीजन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है, जहां यही रेशियो 1:1100 है। एडिशनली पूर्वांचल में हॉस्पिटल्स की भी कमी है। फॉर एग्जाम्पल, गोरखपुर में सिर्फ 3 मेजर हॉस्पिटल्स हैं, जबकि मेरठ जैसे वेस्टर्न यूपी के शहर में 10 मेजर हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन इन सब इश्यूज के पीछे मेन रीजन कौन सा है? क्यों पूर्वांचल विकास के इस सफर में इतना पीछे छूटता हुआ नजर आता है? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन है इस रीजन का बाहुबली और गुंडा राज कल्चर। पूर्वांचल में क्राइम रेट्स दूसरे क्षेत्रों के तुलना में बहुत हाई हैं। गोरखपुर और वाराणसी जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में क्राइम रेट ज्यादा हैं, जिसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा भी कॉन्फर्म करता है। 2030 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में क्राइम रेट्स हाईएस्ट हैं और यही गुंडा राज इस रीजन को इन्वेस्टर्स के लिए कम अट्रैक्टिव बना जाता है। ये सब रीजन की इंडस्ट्रियलाइजेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है और इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियन कृष्ण नंद राय का 2005 में मुख्तार अंसारी के गैंग द्वारा मर्डर एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है और इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स इस रीजन में इन्वेस्ट एंड अपनी कंपनीज सेटअप करने से झिझकते हैं और इसी वजह से यहाँ करप्शन और पॉलिटिकल नेग्लेक्ट रैम्पेंट है और यही इस रीजन की बैकवर्डनेस का मेन रीजन है। तो दोस्तों, क्या पूर्वांचल को डेवलपमेंट की राह पर लाया जा सकता है? जी हाँ, जिसके लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की जरूरत है और करंट गवर्नमेंट का फोकस भी यही है। गवर्नमेंट एजेंसीज ने पहली बार इलीगल प्रॉपर्टीज और माफियाज के एसेट्स पर क्रैकडाउन किया, जिसका प्राइम एग्जांपल है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे नोटोरियस माफियाज का डिमाइस, जिसके बाद इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी आई है। आगे चलकर ये एफर्ट्स अपने रिजल्ट्स दिखाएंगे और इन्वेस्टर्स के लिए रीजन को मोर अट्रैक्टिव बनाएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ इस रीजन को डेवलप करने के लिए रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और सैनिटेशन में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाने की जरूरत है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का टाइमली कंप्लीशन इंश्योर करने की आवश्यकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे रूट्स और बनारस का पोर्ट सही दिशा में कदम है। देखिए, पूर्वांचल प्रीडोमिनेंटली एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी है और इसलिए यहाँ के अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज और टूरिज्म सेक्टर वेल सूटेड हैं। इसके साथ साथ आईटी सेक्टर में अभी इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। आईटी सेक्टर पर फोकस करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं, जैसे कि गाजीपुर का मेगा फूड पार्क, जो फार्मर्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करता है। एडिशनली वाराणसी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश किया गया है, जो इस रीजन के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट करने में मदद करेगा। इसके अलावा इस रीजन में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव्स और सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि बिजनेसेस को यहाँ सेटअप होने में मदद मिल सके। और रीसेंट टाइम्स में उत्तर प्रदेश सरकार ने रीजन में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव पॉलिसी 2023 के तहत कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 35% तक सब्सिडी प्रोवाइड की है। इसके अलावा 100% स्टैंप ड्यूटी एक्सटेंशन और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्सटेंशन भी दी जा रही है, जो बिजनेसेस को यहाँ सेटअप होने में मददगार साबित होंगी। पर इन पॉलिसीज का रिजल्ट आपको आने वाले 10 से 15 सालों में ही दिखाई पड़ेगा। पूर्वांचल के कई हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स हैं जो टूरिज्म पोटेंशियल को बढ़ावा देते हैं। काशी के घाट्स और टेम्पल्स, कुशीनगर जहां गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, और गोरखपुर का गोरखनाथ टेम्पल मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और इन साइट्स की फर्दर डेवलपमेंट यहां लोकल इकोनॉमी को बूस्ट तो करेगी ही, लेकिन साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगी। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि स्वदेश दर्शन और प्रसाद यानी कि पिलग्रमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव रीजन के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मददगार है। और ये रीजन रामायण सर्किट और बुद्धिस्ट सर्किट का पार्ट भी है। टूरिज्म के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स प्रोवाइड करना, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी स्टैब्लिश करना और फार्मर्स को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस देना जरूरी है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और उनका जीवन सुधरेगा। गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि NMSA लॉन्च किया है, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग टेक्निक्स को प्रमोट करता है और फार्मर्स को मॉडर्न टेक्निक्स अडॉप्ट करने में मदद भी। एडिशनली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी स्कीम्स फार्मर को क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जो उन्हें नेचुरल कैलामिटीज के टाइम में प्रोटेक्शन देती हैं। और एग्रीकल्चर को डिजास्टर रेजिलिएंट बनाने के लिए इस रीजन में फ्लडिंग कंट्रोल करना भी जरूरी है। फ्लडिंग से होने वाले इकोनॉमिक और एग्रीकल्चरल लॉसेस को कम करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY के तहत बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज स्टैब्लिश की जा रही हैं, जो फ्लड्स के इम्पैक्ट को कम तो करेंगी ही,
लेकिन इसके साथ साथ फूड प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देंगी। PMKSY के अंडर इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट भी किए जा रहे हैं, जो फ्लड मैनेजमेंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ इस रीजन में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हेल्थ केयर को भी इंप्रूव करने की जरूरत है, जैसे कि गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड फैमिलीज को हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड करती हैं और हेल्थ केयर एक्सेस इंप्रूव करती हैं। लेकिन इस एरिया में और पुश की जरूरत है, खास रूप से न्यू हॉस्पिटल्स को बिल्ड एंड डॉक्टर पेशेंट रेशियो को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। देखिए, हेल्थ केयर के साथ साथ स्कूल्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इन्वेस्टमेंट करना, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना और लिटरेसी रेट्स इंप्रूव करना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से यूथ को नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और रीजन का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। गवर्नमेंट स्कीम जैसे प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को प्रमोट करती हैं और यूथ को एम्प्लॉयबल स्किल से इक्विप भी। इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए स्टेप्स इंप्लीमेंट कर रही है। लेकिन ऑन ग्राउंड इन सब इनिशिएटिव्स का कितना फायदा हो रहा है, ये परखना बहुत जरूरी है। पूर्वांचल रीजन के लिए फैमिली प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी को मैनेज किया जा सके। रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर कम करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है। गवर्नमेंट ने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जैसे मिशन परिवार विकास, जो हाई फर्टिलिटी रेट वाले डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को इंक्रीज करता है। मिशन परिवार विकास 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी कई डिस्ट्रिक्ट्स शामिल हैं। एक्सपैंडेड कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस जैसे अंतारा और छाया भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। साथ ही साथ माइग्रेशन पर रोक लगाने के लिए लोकल जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना और लिविंग कंडीशंस को बेहतर बनाना बहुत ही जरूरी है। जब लोकल लेवल पर ही एम्प्लॉयमेंट और बेटर लिविंग कंडीशंस मिलेंगी, तो लोगों को दूसरे शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की है, जो लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। इस स्कीम के तहत पूर्वांचल के डिस्ट्रिक्ट्स में लोकल क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया है, जिससे लोगों को लोकल लेवल पर ही काम मिल रहा है और माइग्रेशन कम होने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, ये सब स्टेप्स तभी सफल होंगे जब पूर्वांचल को सस्टेन्ड पॉलिटिकल अटेंशन और एडिक्वेट रिसोर्स मिलेंगे। पॉलिटिकल विल और कमिटमेंट के बिना कोई भी इनिशिएटिव सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और दोस्तों, आज ये पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इस रीजन को मिल भी रही है, क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूर्वांचल रीजन में 19,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन रखा है। वहीं CM योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से ही विधायक हैं और उनका भी इस रीजन पर स्पेशल फोकस है। लेकिन दोस्तों, कहा गया है कि डेमोक्रेसी में यू गेट व्हाट यू डिजर्व, और इसीलिए आम नागरिक को भी अपने क्षेत्र को आगे लाने में सहयोग देने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। हर मुश्किल का हल निकलता है, कोई मेहनत करे तो सही। हर रास्ते की मंजिल मिलती है, कोई हौसला रखे तो सही। जी हाँ दोस्तों, इस ऑप्टिमिज्म के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और टारगेट करते हैं इस वीडियो पे एटलीस्ट 10,000 लाइक्स के। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह की और केस स्टडीज देखना चाहते हैं, तो आप मुझे अपने टॉपिक्स के साथ मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।